पेपर 3 यूनिट 5। आज का टॉपिक है सफल अथवा आदर्श शिक्षक के गुण। यानी जो शिक्षक सफल होना चाहते हैं या एक आदर्श शिक्षक है, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए उस पर मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। मुख्यतः मैं 15 या 17 उनके आदर्श गुणों पर चर्चा करूंगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इसलिए नितांत आवश्यक है कि इसको थोड़ी सी अपने दृष्टिकोण को बनाए रखें समझने के लिए और स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। पहला आते हैं शिक्षक का, सफल शिक्षक के लिए या आदर्श शिक्षक के लिए सबसे पहला गुण होता है अपने विषय का ज्ञाता। अपने विषय का ज्ञाता, इंग्लिश में बोल दूं वाइड नॉलेज ऑफ ओन सब्जेक्ट। यानी सफल शिक्षक के लिए सबसे नितांत आवश्यक है उसके अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए शिक्षक का। वो चाहे किसी भी विषय का हो सकता है। हमको पता है कोई शिक्षक फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, बायो के यानी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, कोई गणित के होते हैं, कोई हिंदी के होते हैं, कोई संस्कृत के होते हैं, यानी अलग अलग विषय के शिक्षक होते हैं, सामाजिक अध्ययन के भी होते हैं। लेकिन सबसे पहला उनका गुण शिक्षक में क्या होना चाहिए? अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, यानी अपने विषय पर पूरा कमांड होना चाहिए, पूरे ज्ञान होना चाहिए अपने शिक्षक का, पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए उनके विषय पर। तब क्या होगा? जब वो शिक्षण कार्य करेंगे तो शिक्षण में बालकों को सुविधा होगी, सरलता होगी और रुचि बनी रहेगी। तो सबसे पहले नितांत आवश्यक है अपने विषय का ज्ञाता होना। सभी शिक्षक के लिए मैं बोलता हूं कि अपने विषय का उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए, गहन अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, गहन ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, डीपली नॉलेज होना चाहिए। अब दूसरा बात करते हैं अध्यापन के प्रति रुचि। हम शिक्षक बनना चाहते हैं, सफल शिक्षक होना चाहते हैं, मैं अपने विषय का ज्ञाता भी हूं, बहुत ज्ञान है मेरे को, नॉलेज का, डीपली नॉलेज है मेरे को सब्जेक्ट का। लेकिन जब तक अंदर से रुचि नहीं रहेगी हम शिक्षण कार्य नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सफल या आदर्श शिक्षक के लिए दूसरा महत्वपूर्ण गुण है अध्यापन के प्रति रुचि, यानी इंटरेस्ट इन टीचिंग। हम पढ़ाने में रुचि रखेंगे तभी अपने जो अंदर जो ज्ञान है उसके छात्रों तक पहुंचा पाएंगे। ज्ञान का संचार छात्रों में तभी होगा, विद्यार्थियों में तभी होगा जब मेरे अंदर वो रुचि है, जब अंदर से रुचि जगेगी, जब अध्यापन की भावना जगेगी, पढ़ाने के लिए जब हम ललायित रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अनेकों प्रकार से हम शिक्षक बालकों को ज्ञान दे सकते हैं। दूसरा होगा। तीसरा आते हैं हम विषय का ज्ञाता भी हो गए, हमको बहुत अच्छा नॉलेज है टीचर का, हम इंटरेस्ट भी हैं। लेकिन तीसरा क्या ज्ञान होना चाहिए? शिक्षक को बाल मनोविज्ञान एवं अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान अर्थात प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए। यानी नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी, या उसको बोल देंगे ट्रेन। क्यों? क्योंकि हम शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं तो बालकों के मनोविज्ञान को समझना होगा, उनकी अधिगम प्रक्रिया को समझनी होगी कि कैसे हम अधिगम को सरल, सहज और बोधगम्य बनाएं। और ये सारी प्रक्रियाओं को समझने के लिए हमको बालकों के मनोविज्ञान को समझना होगा, उनकी अवस्था को समझना होगा, उनके स्तर को जानना होगा। और ये जानने के लिए आवश्यक हो जाता है आजकल कि वो प्रशिक्षण प्राप्त हो, यानी प्रशिक्षित शिक्षक को इन सारी बातों की जानकारी रहती है। चौथा आते हैं प्रखर एवं प्रभावशाली वक्ता, शार्प एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीकर। इंग्लिश में बात कर रहा हूं, शार्प एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीकर। प्रखर वक्ता भी होना चाहिए और प्रभावशाली वक्ता, यानी उसके स्वर में गहराई होनी चाहिए, स्वर में इतनी ऊंचाई होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति तक बैठा हुआ बालक भी शिक्षक के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुने। और प्रभाव होने चाहिए उनके वक्तव्य में, व्याख्यान में। जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनके वक्तव्य जब निकले, उनके स्वर जब निकले तो इतने प्रभावशाली रहे कि बालक ध्यान से सुने, शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य पर उनकी रुचि बनी रहे। इसके लिए प्रभावशाली वक्ता होना आवश्यक हो जाता है शिक्षक के लिए। पांचवा पर आते हैं शैक्षिक विषयों में नवीन
प्रवृत्तियों के प्रति सजगता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, शैक्षिक विषयों में नवीन प्रवृत्तियों के प्रति सजगता। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि शैक्षिक विषयों में नए रुझान के प्रति सजगता, नए नए रुझान जो शिक्षक में उसके प्रति सजगता। इंग्लिश में बोल सकते हैं अवेयरनेस ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स। इंग्लिश में फिर से रिपीट कर रहा हूं, अवेयरनेस ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, यानी शैक्षिक विषयों में नवीन जो प्रवृत्तियां आएगी, नवीन नवीन जो आविष्कार होंगे, अनुसंधान होंगे, उसके वो जो ज्ञान होगा, अनुसंधान होगा, नए तकनीक जब उत्पन्न होंगे तो उसके प्रति सजगता रहनी चाहिए, सीखने के लिए ललायत रहना चाहिए शिक्षक को। यानी कहां से हम ग्रहण करेंगे, कौन सी विधि अपनाएं ताकि बालक समझे। अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस की। जब शिक्षक को ज्ञान ही रहेगा ऑनलाइन का, तो कहां से ज्ञान देंगे ऑनलाइन की। यूट्यूब में हम कहां से शिक्षण कार्य को करेंगे, हम कहां से व्हाट्सएप का प्रयोग करेंगे। यानी नए नए जो ट्रेंड आते गए हैं सब्जेक्ट का ज्ञान देने के लिए, तो शिक्षक को भी ललायत रहना चाहिए। क्या अनुसंधान हो रहे हैं उसके विषय में, हम अपने विषय का क्या करोगे उसी से पूर्ण नहीं हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो होता है इसकी आयु कभी सीमित नहीं होती है, आजीवन हम सीखते रहते हैं। तो शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होगा, लेकिन हो सकता है उनके विषय में कोई नवीन अनुसंधान हुआ हो, नवीन शिक्षण के तकनीकी अपनाई गई हो, कोई प्रविधि आई हो, कोई ऐसा मेथड आया हो, कोई टेक्निक आया हो, कोई अप्रोचेज ऐसा हो जो शिक्षक को सीखना चाहिए। तो पांचवा क्या होता है, शैक्षिक विषयों में नवीन प्रवृत्तियों के प्रति सजगता, यानी नए नए जो रुझान आएंगे उसके प्रति सजगता। छठा में आते हैं व्यवहार परक, बिहेवियरल। व्यवहार परक शिक्षक के लिए परम आवश्यक होता है। व्यवहार परक की बात करते हैं विद्यार्थियों के साथ उनका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, विद्यालय प्रबंधन या महाविद्यालय प्रबंधन के साथ उनका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, समाज के व्यक्तियों के प्रति भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यानी शिक्षक व्यवहार कुशल होना चाहिए, व्यवहार परक बोले या व्यवहार कुशल होना चाहिए, बिहेवियरल होना चाहिए जिसको बोलते हैं। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे आत्मसात करेंगे, यानी बच्चे शिक्षक को आत्मसात करेंगे, अपना हितैषी समझेंगे, तभी वो प्रश्नों का निर्माण करेगा, शिक्षक से खुल के बात करेगा, अपने ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ललायत रहेगा कि शिक्षक से हम कितने ज्ञान ले रहे हैं। उनके व्यवहार पर निर्भर करता है कि बालक उनसे कैसे बात करते हैं। जब उनका अच्छा व्यवहार रहेगा तो शैक्षिक जो वातावरण जो रहेगा, जो माहौल जो बात करेंगे कक्षा कक्ष में, क्लासरूम में, बहुत शांति में रहेगा और अच्छा रहेगा, अनुशासित रहेगा। शिक्षक व्यवहार पर निर्भर करता है कि कैसे व्यवहार करते थे। सातवां आते हैं चरित्रवान। इतने सारे गुण तो हो गए, लेकिन शिक्षा के लिए परम आवश्यक है चरित्रवान होना, हैविंग गुड कैरेक्टर, या उसको बोलते हैं कैरेक्टरफुल। शिक्षक को हम जानते हैं, शिक्षक में आजकल शिक्षण प्रवृत्तियों में चला हुआ है, को एजुकेशन होते हैं, सारे लोग होते हैं, तो शिक्षक का चरित्र भी उत्तम होना चाहिए, क्योंकि बालक उनके चरित्र का अनुसरण करेंगे। हम अगर शिक्षक का चरित्रवान नहीं रहेंगे, चरित्र में कहीं भी उनकी अगर दोष है तो बालक के अंदर ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है कि शैक्षणिक कार्य माहौल को, वातावरण को शांतिमय बनाना, अच्छा बनाना, अनुकूल बनाना, शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया के अनुकूल, यानी शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया चल रही है अधिगम के अनुकूल बनाने के लिए चरित्रवान होना परमेश्वर का। कभी भी छात्रों को या छात्राओं को अपने शिक्षक के प्रति संदेह की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। और उसके लिए क्या हो सका हो, कब संदेह की दृष्टि से नहीं देखेंगे, जब शिक्षक का चरित्र एकदम साफ सुथरा, सभी को समान दृष्टि से देखे, सबके साथ समान व्यवहार हो, बालक हो बालिका हो, ये सभी के लिए लागू होता है। वो पुरुष शिक्षक के लिए बोले या महिला शिक्षक के लिए बोले, दोनों का चरित्रवान होना परम आवश्यक होता है। और आठवां में आते हैं सहनशीलता, टॉलरेंस। सहनशीलता बोलिए या हिंदी में सहिष्णुता भी बोलते हैं, सहनशीलता। शिक्षक को सहनशील होना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं गणित, बालक प्रश्न कर दिया विज्ञान से, अगर शिक्षक सहनशील नहीं है, उनके बातों को नहीं सुन रहा है तो क्रोधित हो जाएगा। दूसरी चीज, कभी कभी बालक हो सकता है, बालक है नादान है, उसको प्रश्न नहीं करने आ रहा है, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने नहीं आना चाह रहा है। अगर बालक कहे कि नहीं सर, या जो मैम जो बोलते हैं बालक जो यूज करते हैं, या नहीं गुरुजी मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आया, आप जो पढ़ाए बिल्कुल नहीं आया, फिर से मेरे को रिपीट करके बताइए।
अब क्या अगर हम सहनशील नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मेरे अपनी यानी हमारी कमियों को बता रहा है, शिक्षक की कमियों को बता रहा है, जब तक उजागर करता है, तो अगर हम सहनशील नहीं रहे तो क्रोधित हो जाएंगे, डांटेंगे, डांट फटकार लगा देंगे, बालक डर जाए, अगले दिन से प्रश्न नहीं करेगा। इसलिए आवश्यकता सहनशील होना चाहिए, सहन कीजिए उसकी बातों को, बालक के व्यवहारों को। बालक हो सकता है कुछ चंचल होते हैं, बालक चंचलता बस कुछ कर देते हैं, हो सकता है अनुशासन नहीं करे, तो अपने प्रखर वाणी से, अपने शिक्षण काल से, अपने शिक्षण प्रक्रिया से इतने आकर्षक बनाइए कि बालक रुचिपूर्ण सुने। तो सहनशील बनना भी शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है। 9 नंबर में आते हैं, 9वें नंबर में आते हैं कि मौलिकता, ओरिजिनलिटी। शिक्षक में मौलिकता होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी की जब बात करेंगे, जब ओरिजिनलिटी की जब बात करेंगे, मौलिकता मतलब क्या होता है कि जो हम हैं वही उसी का प्रदर्शन करना, बनावटीपन नहीं आना। मौलिकता में अगर हम ये सब यूज करें, बनावटीपन नहीं आना, तो आपको और स्पष्ट होगा। बनावटीपन नहीं आना यानी किसी शिक्षक की सबसे बड़ी उसमें जो हम दोष आज देखते हैं कुछ शिक्षकों में, सब में नहीं दोष देखा जाता है कि अपनी प्रशंसा खुद करना, कि मैं इस विषय का इतने ज्ञाता हूं कि हमसे दूर दूर से विद्यार्थी मेरे घर पर इस शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, मेरे पड़ोस के बालक रहते हैं, मेरे को समय नहीं है ज्ञान बांटने का, ये तो मैं अच्छी तरह से ज्ञान देता हूं। कोई ऐसा बालक नहीं है कि मेरे एक बात पढ़ा देने के बाद, शिक्षण कार्य करने के बाद उसको समझ में नहीं आता है। सारा बालक समझ जाते हैं, सभी मेरे विषय में अच्छा करते हैं। तुम ही लोग हो कि तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, कैसे विद्यार्थी हो, यानी इनकी मौलिकता अच्छी है। और इनकी क्या है, यानी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करना, इसको बोलते हैं अपना पीठ अपने थपथपाना। ये कभी नहीं होना चाहिए। बनावटीपन शिक्षक में नहीं आना चाहिए। अनावश्यक बनावटी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसी का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए। हम जो हैं सामान्य हैं, सामान्य नागरिक हैं, स्पेशल हैं, विशेष प्रकार हैं, हम गुरु जी हैं, हमारा सम्मान करेंगे, मगर बनावटीपन नहीं दिखना चाहिए। कभी कभी आवश्यकता से अधिक हम लोग गंभीर हो जाते हैं, बालकों से दूरी बनाने लगते हैं। ये मौलिकता से हटके है। मेरा मौलिकता क्या होना चाहिए, हम गुरु जी हैं, हम सभी बालक, सभी जो छात्र हो, स्टूडेंट्स हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, पुत्रवत है, हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं। मेरा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए और मौलिकता दिखनी चाहिए। हमारा जहाँ ज्ञान है पर स्पष्ट होना चाहिए। कभी कभी विषय में आती है, मैंने देखा है, जो अनुभव किया है मैं बता रहा हूँ। कभी कभी होता है कि हम कुछ अध्यापन कर रहे हैं, कोई प्रश्न आ गया विद्यार्थियों से, और वो प्रश्न हो सकता है कि हम गहरा अध्ययन नहीं किए हों, हो सकता है कि आज जब उस पर शिक्षण करें या उस पर जब हम व्याख्यान दें या जब हम समझाने का प्रयास करें, तो हो सकता है हम विषयांतर हो जाए, हमें स्पष्ट उसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में मौलिकता कब कहता है आपको, क्या बोले कि ठीक है आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तम प्रश्न है, लेकिन मैं कल इस पर चर्चा करूंगा, आज मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप बहुत अच्छे बालक का प्रश्न अच्छा किए हो, लेकिन मैं इस पर कल चर्चा करूंगा। आज मैं आपको स्पष्ट रूप से वैसे तकनीक नहीं अपना सकता हूं जिससे आपको समझ में आए, तो मैं कोई ऐसा तकनीकी देखूंगा जिससे आपको समझा सकूं इस प्रश्न का उत्तर, तो मैं कल आपको उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये होता है मौलिकता, यानी उसको स्पष्ट रूप से बता दिए कि कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं ब्लैक बोर्ड पर भी थोड़ा देख ले, हम लोग एक दृष्टि डाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अपने विषय का ज्ञान, वाइड नॉलेज ऑफ वन सब्जेक्ट। दूसरा आता है अध्यापन के प्रति रुचि, इंटरेस्ट इन टीचिंग। तीसरा है बाल मनोविज्ञान एवं अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान, अर्थात प्रशिक्षित या प्रशिक्षण प्राप्त। इंग्लिश में होता है नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, सीट में शॉर्ट में लिखा है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड लर्निंग साइकोलॉजी, एलसी लिखा है मैंने लर्निंग साइकोलॉजी, दैट इज अर्थात ट्रेन। और उसके बाद आता है चौथा में प्रखर है प्रभावशाली वक्ता, शार्प एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीकर। पांचवा में आता है शैक्षिक विषयों में नवीन प्रवृत्तियों के प्रति सजगता, अथवा शैक्षिक विषयों में नए रुझान के प्रति सजगता, अवेयरनेस ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन एकेडमिक सब्जेक्ट। 6 नंबर का आता है व्यवहार परक, बिहेवियर। 7 में आता है चरित्रवान, हैविंग गुड कैरेक्टर या कैरेक्टरफुल। 8 में आता है सहनशीलता, टॉलरेशन। 9 में आता है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। 10 में आता है व्यापक दृष्टिकोण, वाइडर आउटलुक। लेकिन यहाँ स्पेस समाप्त हो गया है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10वां नंबर व्यापक
दृष्टिकोण, 10 नंबर में मैं बताया था व्यापक दृष्टिकोण, वाइडर आउटलुक, वाइडर WIDER वाइडर आउटलुक, व्यापक दृष्टिकोण। 10वां गुण शिक्षक का होना चाहिए उसका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। कक्षा कक्ष में व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी ध्यान देना चाहिए बालकों के, वो होता है व्यापक दृष्टिकोण अपनाना। बालक तीव्र बुद्धि वाले होंगे, मंद बुद्धि वाले होंगे, सामान्य होंगे यानी औसत बालक होंगे, औसत से निम्न बालक होंगे। जब उनकी सीखने की प्रक्रिया पर बात करें, व्यवहार की प्रक्रिया पर बात करेंगे तो कुछ बालक बहुत अच्छे व्यवहार के होंगे, कुछ बालक अनुशासनहीन होंगे, कुछ हो सकता है अनुशासित रहेंगे, कुछ अनुशासनहीन रहेंगे, कुछ हो सकता है बालक चंचल होंगे। तो वैसे में क्या होगा बालकों के साथ, कभी कभी शिक्षक का क्या हो जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन आता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। अच्छे बालकों के प्रति उनकी अच्छी दृष्टिकोण रहती है और जो सामान्य बालक के औसत से नीचे है दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है। दृष्टिकोण हमेशा व्यापक रखना चाहिए। शिक्षक के लिए सभी छात्र समान हैं। वो छात्र बालक है, बालिका है, तीव्र बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है, बहुत तेज बालक है, या मंद बुद्धि की बालक है, पिछड़ा बालक है, या स्लो लर्नर है, धीरे धीरे सीखने वाला बालक है, सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए, दृष्टिकोण व्यापक करके रखना चाहिए। बालक अगर गणित में भी विज्ञान का पूछता है तो हमको गणित के सब्जेक्ट को विज्ञान से सहसंबंध बनाकर उसके प्रति जानकारी देनी चाहिए, दृष्टिकोण बड़ा रखना चाहिए। 11 में आते हैं आशावादी, यहाँ पर लिखा हुआ है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। शिक्षक को हमेशा आशावादी होना चाहिए। कभी भी नकारात्मक सोच वाला शिक्षक सफल नहीं हो सकता है, हमेशा सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच हर पहलुओं पर विचार करते समय। कक्षा कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि पहला शिक्षण कार्य जब हम करने जा रहे हैं तो अधिकांश बालक हमारी बातों को नहीं समझ पाए, हमारे शैक्षिक में हो सकता है रुचि नहीं है। लेकिन ये निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे शिक्षण प्रभावी नहीं है, बालक नहीं सीख रहे हैं, बालक उत्तर नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आशावादी बनिए कि मेरा शिक्षण प्रभावी होगा, बालक अच्छा से सीखेंगे। और स्टूडेंट्स के प्रति जैसे मैंने पहले चर्चा किया कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि के होते हैं। तो ये कभी नहीं कि मंदबुद्धि का बालक नहीं सीखेगा, ये बालक हमेशा फेल करेगा, ऐसा नहीं होना। आशावादी होना नहीं, ये बालक अच्छा करेगा, ये मेरे शिक्षण प्रक्रिया से में रुचि लेगा, हम जो पढ़ाएंगे उसमें रुचि लेगा, बालक अच्छा करेगा। दूसरी आशावादी की बात करते हैं, कभी कभी शिक्षक का ध्यान, मैं वास्तविक रूप से बात कर रहा हूँ, मानदंड पर चले जाता है। बहुत से निजी विद्यालय में देखते हैं, प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं कि मानदंड थोड़ा कम रहता है, सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा बहुत कम जाती है मानदंड। तो ऐसे में निराशावादी होते हैं कि हम इतने मेहनत कर रहे हैं, हमारा हो सकता है रिजल्ट बहुत अच्छा होता हो, लेकिन निराशा लगेगी कब, जब मानदंड आएगा तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, ये मानदंड नहीं बढ़ेगा, हम इतने कम मानदंड में इतनी अच्छी शिक्षा क्यों दें, कैसे दें, हमारा मानदंड बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, विद्यालय का विकास होगा कि नहीं होगा। हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह लगाने वाले शिक्षक हमेशा असफल हो जाते हैं, कभी सफल नहीं होंगे। सफलता के लिए जरूरी है आशावादी। उसके बाद आते हैं समायोजन की योग्यता, एबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट, लिखा भी हुआ है समायोजन की योग्यता, एबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट, एबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की बात आप सभी समझते होंगे कि समायोजन की जब हम बात करते हैं, साधारण आपको उदाहरण दे रहे हैं, आप अपने कॉलेज से घर जा रहे हैं, रास्ते में ऑटो आता है, ऑटो वाले को हाथ देते हैं और पीछे वाले सीट में ऑलरेडी 4 लोग बैठे हुए, 4 की सीट है, 4 लोग बैठे हुए। कभी कभी आपको जाना निकालना सकता है तो ऑटो ड्राइवर बोलता है कि आइए एडजस्ट कर लीजिए, या हम लोग बोलते हैं रुको हम इसी में एडजस्ट करके चलेंगे, माने समायोजन करके। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना वो कहलाता है समायोजन की योग्यता। मैं फिर से दोहराऊं, ध्यान दीजिए, विपरीत परिस्थितियों में यानी हमारे परिस्थिति के अनुसार विपरीत परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने पर भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास करते रहना ही समायोजन की योग्यता कहलाता है। हमारे उद्देश्य क्या था कि हमको मंजिल अपने घर तक जाना था। यहां समायोजन कैसे किए कि 4 सीट वाले 4 सीटर पर मैं भी बैठ गया, ये समायोजन की स्थिति होती है। तो सभी जगह समायोजन करना, समाज में समायोजन करना, विद्यालय में समायोजन करना, विद्यालय प्रबंधन के साथ समायोजन बनना, सभी के साथ विद्यार्थियों के साथ समायोजन की स्थिति बनना, सब जगह समायोजन
का गुण होना चाहिए, शिक्षक को सफल होगा। उसके बाद आते हैं 13 नंबर में कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, गुड मेंटल हेल्थ। मैं यहाँ लिखा भी हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, 13 नंबर में लिखा हुआ है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, गुड मेंटल हेल्थ। शिक्षक का अच्छे मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए शिक्षक में। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का मतलब चिंता विहीन, चिंता रहित, चिंतनशील और चिंता दोनों में अंतर है। चिंतनशील रहना चाहिए मगर चिंता विहीन रहना चाहिए। चिंतनशील किसी विषय के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते रहना, किसी विषय पर सोचते रहना, उसके पहलुओं पर विचार करते रहना, ये होता है चिंतनशील। और चिंता रहित माने सारी चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। कभी कभी शिक्षक का कम आमदनी के चलते या कभी पारिवारिक निर्धनता के चलते, कभी कभी बड़े परिवार होने के उन पर आर्थिक बोझ पड़े रहता है, तो शिक्षक मानसिक रूप से चिड़चिड़ा जाता है, कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। बालक प्रश्न कर रहे हैं डांट देते हैं, बालक क्या करेंगे, उसे शिक्षण प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी। मानसिक अच्छा स्वस्थ रहेगा, बालक इसी तरह का प्रश्न करेगा तो शिक्षक उसका उत्तर देने के लिए तैयार है। कभी कभी क्या होता है कि हम विषय पढ़ा रहे हैं और बालक हमारे विषय से हटकर अन्य प्रश्न कर बैठता है। अगर हमारा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य नहीं रहा, हम लोग डांट फटकार करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, कभी कभी दंड दे देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि शारीरिक दंड, फिजिकल पनिशमेंट एकदम अवैध है, उसको मनाही आप नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, तो सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारा शिक्षण प्रभावी होगा। ठीक है, 14 नंबर में आते हैं भावात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। यहाँ लिखा भी हुआ है इमोशनल स्टेबिलिटी, भावात्मक स्थिरता। 14 नंबर में आते हैं भावात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। भावनात्मक रूप से शिक्षक को स्थिर होना चाहिए, यानी बहुत अधिक खुशी में अपनी खुशी का उद्गार व्यक्त करना या दुख की स्थिति आने में निराश हो जाना, ये नहीं होना चाहिए। यानी इमोशनल स्टेबिलिटी उसमें बनी चाहिए, भावात्मक स्थिरता में रहनी चाहिए। कोई छात्र परीक्षा में बहुत अच्छा परिणाम ला दिया, तुम बहुत अच्छे हो, इतनी एक्सीलेंट, तुम्हारे जैसा कोई छात्र नहीं है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, यानी इमोशनल होके अतिशयोक्ति ला, अतिशयोक्ति हो जाती है, माने अपनी युक्ति में इतनी ला देना कि बहुत अधिक हो जाता है, उचित से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये भावात्मक स्थिरता होनी चाहिए टीचर्स में। या कभी कभी शिक्षक, मेरे विषय में बहुत सारे शिक्षक, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स फेल कर गए, विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, ये कुछ नहीं करेगा, ये लोग कमजोर छात्र है, ये घर में पढ़ता नहीं है, एकदम मैं तो ये लोग से तंग आ गया हूँ, इन सब शब्दों से बचना। यानी दोनों परिस्थितियों में समान भाव को प्रदर्शित करना। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया, अच्छी बात है, विद्यार्थियों को बोलना कि अच्छा प्रयास कर रहे हो, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है, आप ऐसे प्रयास करते रहो। विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं, बालक को समझाना, आप निराश नहीं रहो, आप अच्छा कर सकते हो, थोड़ी सी और प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। यानी समाज में भी, परिवार में भी उनकी भावात्मक स्थिरता बनी रहती है। शिक्षकों के बीच में उनकी जो भावात्मक स्थिरता है, मदद भावनात्मक रूप से स्थिर उनका व्यवहार होना चाहिए। 15 नंबर में आते हैं धैर्य एवं आत्मसंयम, पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। हमेशा टीचर्स को पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, धैर्य बनाए रखना चाहिए और आत्मविश्वास, आत्मसंयम रखना चाहिए। कभी कभी धैर्य हम लोग खो देते हैं, जैसे मैंने पिछले बार तो मैंने चर्चा कर रहा था कि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि विषयांतर होकर प्रश्न कर देते हैं, यानी विषय से विषयांतर हो जाते हैं और प्रश्न कर बैठते हैं। हम अपना धैर्य खो देते हैं, अपने पर कंट्रोल नहीं था, उस छात्र की गहन पिटाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा था गणित और वो हमारे विषय से हटके प्रश्न कर दिया, विज्ञान से संबंधित प्रश्न कर दिया, अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं, धैर्य रहा नहीं, मैंने उसको पिटाई कर दी। धैर्य बनाए रखना चाहिए, समझना चाहिए उसका क्या प्रश्न है, जो प्रश्न विज्ञान का ले आया हमारे टॉपिक का, दूसरा संबंध स्थापित करके उसको हम पढ़ाएं। धैर्य बनाए रखेंगे, विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रहेंगे। धैर्य में हम लोग कभी कभी खो देते हैं, संसाधनों की कमी का कभी रोना रोते हैं हम लोग, संसाधन कमी हो गया क्या, तो यहाँ पर हमारे शिक्षक के लिए क्या है, तो स्मार्ट क्लासेस नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे बोर्ड्स नहीं है, बहुत अच्छे बेंचेज नहीं है, बच्चों को टूर में ले जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है ना, टीचिंग एड्स खरीदने के लिए, मैंने शिक्षण सहायक सामग्री खरीदने के लिए हमको व्यवस्था नहीं किया जा रहा है,
विद्यालय प्रबंधन, महाविद्यालय प्रबंधन को कभी कभी हम पूछना शुरू करते हैं, नहीं धैर्य बनाए रखिए, आप संयम रखिए, कम संसाधन में भी, जैसे मैंने कहा आशावादी होना, 11 नंबर में बताया था आपको आशावादी या आशावादी होना, कम संसाधन में भी अच्छी शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, ये अच्छे गुण हैं। तो धैर्य बनाए रखिए, आपको संयम रखना चाहिए। और 16 नंबर में आता है सृजनशील व्यक्तित्व, क्रिएटिव पर्सनालिटी। 16 नंबर में दिया हुआ है क्रिएटिव पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, किसी चीज में सृजनशीलता होनी चाहिए। हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री नहीं, हम अपने निर्माण कर सकते हैं। छोटे बालकों को पढ़ाना है, गिनती पढ़ाना है, आटा की गोलियों को गोल गोल बना के उसको रंगीन करके कल ले आएंगे, उसी से गिनती पढ़ाएंगे, ये सृजनशीलता है। बालक को बोलेंगे ये देखो 1 2 3 10 तक गिनती सिखा दिए, पहली कक्षा का बालक को, प्रारंभिक अवस्था की मैं बात करूँ, जोड़ सिखाना है तो 1 में आया 1, कितना हो गया 2, फिर 1 डाल दिए आटा की गोली जो बनाए थे 2, कितना हो गया 3, कितना हो गया, फिर 2 आटा 3 आटा जोड़ के बोले दोनों को मिला दो, गिनो कितना हो गया, तो 3 और 2 5 बालक बोलेगा। उसी तरह घटाव भी सिखा देते हैं, यानी क्रिएटिविटी बनाते रहना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क बनाइए, कुछ करके सिखलाइए बालकों को। अपने शिक्षण में सृजनशीलता ले आए, नए नए तकनीकी अपनाइए, नए नए विधियों का प्रयोग कीजिए, कुछ अनुसंधान कीजिए, इसको बोला जाता है सृजनशील व्यक्तित्व। और 7वां में आता है पहलकदमी। 17वां में बात करता हूँ पहलकदमी, इनिशिएटिव। शिक्षक को हमेशा पहलकदमी होना चाहिए। विद्यालय में, महाविद्यालय में कोई कार्यक्रम होने वाला है, बहुत शिक्षक देखते हैं कि पीछे हट जाते हैं, नहीं आगे बढ़ के उस दायित्व को निर्वाह करना। कभी सम्मेलन है, कभी गोष्ठी है, अभिभावक गोष्ठी है, अभिभावक गोष्ठी हम लोग करते हैं, यानी पेरेंट मीटिंग की बात करते हैं, उसमें आगे बढ़ के करना, अभिभावकों को बुलाना, अभिभावकों से बात करना, बच्चों के विकास के बारे में बात करना, उनके सुझावों को ग्रहण करना, और ये पहलकदमी होनी चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए, इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। हर काम में इनिशिएटिव होना चाहिए। विद्यालय में कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें इनिशिएटिव रहिए, किसी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है उसमें आगे बढ़ के कीजिए, साहित्यिक कार्यक्रम उससे आगे बढ़िए, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए उसमें आप बढ़िए, गणतंत्र दिवस मनाइए, सरस्वती पूजा मनाइए, पूरी मिलन से मनाइए, दशहरा मिलाइए, जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें आगे बढ़ के कीजिए, छात्र आपको सीखेंगे, नकल करेंगे। हर चीज में पहलकदमी की बात कर रहा हूँ। अभिभावक को गोष्ठी बनाना, बालक के विकास की जब हम बात करते हैं पेरेंट टीम मीटिंग बुलाएंगे, आगे बढ़ के बात करेंगे माता पिता और अभिभावकों से। ये होता है शिक्षक के गुण। हमने 17 गुणों पर चर्चा किया है। बहुत सारी अगर क्लासेज लेने लगे तो कम से कम मेरे को लगता है 4-5 दिन लग जाएंगे। एक विषय पर अगर मैं डिटेल में बात करूं तो 4-5 दिन लग जाएंगे, लेकिन आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। 17 मैंने मुख्य पॉइंट पर चर्चा कर दिया है। आप इस पर विचार करेंगे और उसके गुणों को एक एक करके लिखेंगे, सब विस्तृत रूप से लिखेंगे, डिटेल्स में लिखेंगे। 17 मैंने जो पॉइंट बताया है और निश्चित रूप से आप लिख पाएंगे और एक अच्छा शिक्षक बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ सबको धन्यवाद, थैंक्स।